नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 1 का यूनिट नंबर 1 आज देखेंगे। इसमें हम पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, पृथ्वीराज रासो की भाषा और इसका जो काव्य रूप है, इन सभी के बारे में इस यूनिट में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आते हैं हम इसकी प्रस्तावना पर, और इसकी प्रस्तावना के साथ ही हम अपना आज का वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना देखो, हिंदी काव्य 1 की इस पहली इकाई में जो है हम पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, भाषा और काव्य रूप पर जो है विचार करने जा रहे हैं। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात, लोकप्रिय और विवादग्रस्त जो है महाकाव्य है। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है, इसके लेखक देखें तो वो चंद्रबरदाई है। ये बहुत ही पुरानी और सबसे ज़्यादा फेमस जो है रचना मानी जाती है। अगर हम इस रचना को देखें, पृथ्वीराज रासो को, तो इस रचना के ऊपर हमें बहुत सारे विवाद भी दिखाई देते हैं। और वो विवाद इस बात पर है कि ये जो रचना है पृथ्वीराज रासो, ये असली है या फिर नहीं। 1883 में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन आरंभ किया। तो पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1883 में, जो कि बंगाल की जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी, इनके द्वारा कराया गया। रचना के प्रकाशित होने के पहले ही इसकी प्रामाणिकता को लेकर जो है विवाद उत्पन्न हो गया और इसका प्रकाशन रोक दिया गया। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने जो है इसे प्रकाशित किया। तो जब ये रचना प्रकाशित हो रही थी, तब क्या हुआ, इस बात पर बहस छिड़ गई कि ये रचना जो है ये असली है या नहीं। इस वजह से इस रचना का जो छपने का काम था उसे बीच में रोक दिया गया। बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद, बहुत लंबे गैप के बाद क्या हुआ, काशी की जो नागरी प्रचारणी सभा थी, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को जो है छपवाने का काम किया और दुनिया के सामने पृथ्वीराज रासो को सामने रखा। जो ग्रंथ अपने जन्म से ही विवादों से घिरा हो, उसे पढ़ने से पहले इसके संबंध में दृष्टि जो है साफ होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार सबसे पहले करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। प्रामाणिकता के संबंध में जो मुख्य सवाल उठाए गए वो इस प्रकार है। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है, इस यूनिट में इसके बारे में सबसे पहले यही बताया गया कि इसकी प्रामाणिकता क्या है, यानी कि पृथ्वीराज रासो असली ग्रंथ है या फिर नकली। अब इसकी प्रामाणिकता के संबंध में क्या हुआ, क्या क्या सवाल लोगों के सामने आए, यहाँ पर उन सवालों के बारे में बताए गए। तो पहला सवाल तो ये है कि जो पृथ्वीराज रासो है, इसका मूल रूप जो है वो क्या है, यानी कि इसका जो असली रूप है वो क्या है। ये जो पृथ्वीराज रासो है, ये असल में दिखती कैसी है और इसमें असल में जो मूल में लिखी गई उसमें क्या लिखा गया था। दूसरा है, पृथ्वीराज रासो की रचना मूलतः कब की गई, क्योंकि जो पृथ्वीराज रासो है, इसकी रचना का जो समय है वो हमें नहीं पता। हम कुछ अनुमान लगाकर ही जो है इसके समय को जानते हैं। तो दूसरा सवाल यही है कि पृथ्वीराज रासो के अगर असली समय की बात की जाए तो वो कब इसकी रचना की गई। क्या चंद्रबरदाई ही जो है पृथ्वीराज रासो के मूल रचयिता है। तो ये भी सवाल हमारे सामने आता है कि जिस चंद्रबरदाई को हम मानते हैं कि ये पृथ्वीराज रासो के रचयिता है, तो क्या वो सच में इसके रचयिता है या फिर नहीं। क्या कवि चंद्रबरदाई इतिहास प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान के जो है समकालीन थे या नहीं। तो ये भी क्वेश्चन था कि पृथ्वीराज चौहान और जो चंद्रबरदाई थे, ये दोनों एक ही समय में थे या फिर नहीं। तो ये 4 ऐसे प्रश्न थे जिसको लेकर जो है उस समय पर बहस चल रही थी। आगे देखते हैं। प्रामाणिकता से जुड़े इन सवालों के अतिरिक्त इस इकाई में पृथ्वीराज रासो की भाषा और काव्य रूप पर भी जो है विचार किया है। गौर करने की बात है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा और काव्य रूप का विश्लेषण कर ही इसकी मूल कथा, संवेदना और शिल्प का जो है पता लगाया जा सकता है। इसी डोर के सहारे जो है हम पृथ्वीराज रासो के मूल अंश की खोज कर सकते हैं। तो ये जो हमने सवाल देखे, इनके अलावा हम ये भी देखेंगे इस यूनिट में कि इसमें जो है किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया पृथ्वीराज रासो में और इसे किस तरीके के ढंग से जो है लिखा गया है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब हम पृथ्वीराज रासो की भाषा और इसके लिखने के तरीकों को बारीकी से समझेंगे तो हमें ये भी समझ आएगा कि इसमें जो असली कहानी है वो क्या है और इसमें किस तरह की भावनाएं दिखाई गई है। साथ ही साथ पृथ्वीराज रासो में
जो है इसको हम किस कलाकारी से लिखा हुआ देखते हैं। ये सभी जानकारी का इस्तेमाल करके हम ये पता लगा पाएंगे कि ये जो बड़ी रचना है पृथ्वीराज रासो, ये सबसे ज़रूरी क्यों है और इसका जो असली या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कौन सा है। पृथ्वीराज रासो इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, इसमें इतना प्रक्षेप क्यों किया गया। असल में पृथ्वीराज रासो की लोकप्रियता में साहित्यिक के साथ साथ युगीन परिस्थितियों का जो है योगदान है। इसके कारण वह अपने युग और युग नायक की गाथा बनकर जातीय तथा राष्ट्रीय इतिहास की प्रबल रचना बन गई। अब यहाँ पे एक ये भी सवाल उठता है, पहला तो ये कि जो पृथ्वीराज रासो है ये रचना इतनी मशहूर क्यों हुई थी उस समय में, और बाद में जो है इतनी सारी रचनाएं इसमें क्यों जुड़ी गई, ये भी हम देखेंगे। तो असल बात ये थी कि उस समय जो हालात थे और इस कविता इसमें जो दी गई रचना उसकी जो खूबी थी, इन दोनों ने क्या किया, मिलकर इस रचना को खास बनाया। इसी समय से ये रचना अपने समय और उस समय के जो हीरो थे पृथ्वीराज चौहान, उसकी कहानी बन गई थी और जिसे कि है पूरे देश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण रचना माना गया। तो यहाँ पे हमने यूनिट 1 की प्रस्तावना को देखा। अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के बारे में जो है जानेंगे। देखते हैं, पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात ग्रंथ है। तो जो पृथ्वीराज रासो है ये आदिकाल का ग्रंथ है। आदिकाल हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका जो पहला काल है उसे आदिकाल कहते हैं। तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात सबसे ज़्यादा विख्यात ग्रंथ जो है माना जाता है। ये काव्य जितना विख्यात है यानी कि जितना प्रसिद्ध है उतना ही विवादग्रस्त है, जितना फेमस है उतना ही इस ग्रंथ पे जो है विवाद भी हुआ है। इस विवाद की पृष्ठभूमि से जो है हमें परिचित हो लेना चाहिए। तो ये जो इस पर क्या विवाद था इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमें वो जान लेना चाहिए। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता जांचने के लिए विद्वानों ने उसे इतिहास की कसौटी पर कसने की कोशिश की और उन्हें जो है निराशा हाथ लगी। तो बहुत से जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चेक करने की कोशिश की कि जो पृथ्वीराज रासो है ये पूरी तरह से सच है या फिर नहीं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए विद्वानों ने जो इतिहास की कसौटी होती है उस पर इस रचना को देखने का काम किया, लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि उन्हें जो है इसमें बहुत सारी गलतियां दिखाई देती हैं। जिन विद्वानों ने इसे इतिहास ग्रंथ के रूप में देखा उन्होंने तो इसे जाली ग्रंथ ठहरा दिया। जाली मतलब नकली। इसमें कोई शक नहीं कि यदि पृथ्वीराज रासो में हम इतिहास ढूंढने चलेंगे तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। आइए देखें कि पृथ्वीराज रासो को इतिहास मानकर चलने वाले विद्वान जो हैं वो क्या सोचते हैं। तो जो भी लोग थे जिन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज रासो को इतिहास के संदर्भ में देखा, उन्हें जो है ये ग्रंथ जाली लगा, यानी कि उन्हें ये नकली लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर हम जो है इसमें एकदम पक्का इतिहास ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें इसमें निराशा ही मिलेगी। तो अब ये देखते हैं कि जो लोग इसे इतिहास मानकर चलते थे वो आखिरकार इसके बारे में क्या सोचते थे, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, ये जो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता है इस पर लेकर हमें 3 मतभेद दिखाई देते हैं। एक तो 3 ग्रुप दिखाई देते हैं, आप ऐसे समझो। एक ग्रुप वो है जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानता है, मतलब उनके हिसाब से जो पृथ्वीराज रासो है ये असली ग्रंथ है। एक ग्रुप ऐसा भी है जो इसे अप्रामाणिक मानता है। वहीं हमें एक तीसरा ग्रुप और दिखाई देता है जो इसे ना तो पूरी तरह प्रमाणिक मानता है और ना ही पूरी तरह अप्रामाणिक, यानी कि वो उसे अर्ध प्रमाणिक मानता है। उनका मानना ये है कि इसमें कुछ घटनाएं तो प्रमाणिक है और कुछ नहीं है। तो ये 3 तरीके के ग्रुप जो हैं वो हमें इस रचना में दिखाई देते हैं। अब जानते हैं इनके बारे में। पृथ्वीराज रासो के विषय में जो अनुश्रुतियां प्रचलित हैं उनसे यह आशा रखना स्वाभाविक है कि इस काव्य से पृथ्वीराजकालीन इतिहास का पर्याय प्रकाश जो है पड़ेगा। कहते हैं कि इस काव्य के रचयिता चंद बरदाई अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज के जो है दरबारी कवि ही नहीं उनके अंतरंग मित्र भी थे। अतएव इतिहासकारों विशेषतः पाश्चात्य प्राच्यविद यानी कि जो पाश्चात्य के विद्वान हैं उनको आशा थी कि इसे 12वीं-13वीं शताब्दी के उत्तर भारत के विषय में प्रामाणिक जानकारी जो है मिलेगी। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो अनुश्रुतियाँ होती हैं यानी कि पुराने लोगों की जो कहानी होती है उनके आधार पर हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है इसे पढ़कर हमें जो राजा पृथ्वीराज चौहान हुए उस समय के इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो हमें पक्की जानकारी मिलेगी।
ऐसा मानना है लोगों की पुरानी कहानियों के आधार पर। और ये भी माना जाता है कि जो चंद्रबरदाई है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की, वो असल में पृथ्वीराज के जो है दरबार में रहने वाले कवि थे। इसीलिए जो पाश्चात्य विद्वान हुए या फिर जो बड़े बड़े जानकार हुए, उन्हें भी ये उम्मीद है कि ये जो रचना है पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना 12वीं या फिर 13वीं शताब्दी के आसपास हुई होगी, ऐसा इनका मानना है। 1876 ईस्वी में डॉक्टर बुलर नामक विद्वान को कश्मीर में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की जो है खंडित प्रति मिली। यह काव्य भी पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित है। डॉक्टर बुलर ने तुलना करके देखा कि पृथ्वीराज विजय में उल्लिखित घटनाएं एवं तिथियां जो है वो इतिहास सम्मत है, जबकि रासो की इतिहास सिद्ध। अब क्या हुआ, जब ये 1876 का समय चल रहा था तो एक विद्वान हुए जिनका नाम था डॉक्टर बुलर। ये विद्वान जो है कश्मीर में थे। वहां पर इन्होंने एक रचना देखी जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय। और जब इन्होंने इस रचना को देखा तो उससे इन्हें ये पता चला कि इस रचना में भी जो है पृथ्वीराज के जीवन के बारे में लिखा गया है। और जब डॉक्टर बुलर ने इन दो रचनाओं की तुलना की, पहली रचना तो ये पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई ने लिखी थी, और दूसरी रचना ये पृथ्वीराज विजय जो कि एक जयानक नाम के कवि ने लिखी थी। इन दोनों रचना की तुलना की डॉक्टर बुलर ने। और जब इन्होंने इनकी तुलना की तो डॉक्टर बुलर ने देखा कि जो पृथ्वीराज विजय है इसमें लिखी गई बातें और इसमें जो तारीखें दी गई हैं वो एकदम सही है, लेकिन जब हम पृथ्वीराज रासो की दी गई जानकारी को इतिहास से मिलाते हैं तो वो वहाँ पे इनसे मेल नहीं खाती। इसके विपरीत अनेक विद्वानों ने रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले तर्कों के विरुद्ध मत प्रकट किया और रासो की प्रामाणिकता का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद जो है वो चल पड़ा। रासो की अप्रामाणिकता मानने वालों के तर्क जो है वो संक्षेप में इस प्रकार है। अब क्या हुआ, एक तो ये थे डॉक्टर बुलर जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मान लिया। अब इनके अलावा क्या हुआ, बहुत से विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने इन लोगों की बातों को गलत बताया, जो कि इस रचना को झूठा बता रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये जो रचना है पृथ्वीराज रासो ये पूरी तरीके से सही है। अब इस चक्कर में क्या हुआ, एक बहस छिड़ गई कि ये जो रचना है ये असली है या फिर नकली। तो जो लोग इसे नकली यानी कि जो लोग इसे अप्रामाणिक मानते हैं, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस रचना को पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने के कारण यहाँ पे बताए हैं। तो अब हम वो कारण देखते हैं जिनके आधार पर विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक बताते हैं। पहला इन्होंने बताया, पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के शासक जेत और सलग थे, किंतु इनका कोई उल्लेख तत्कालीन शिलालेखों में नहीं मिलता। इतिहास सम्मत तथ्य यह है कि इस समय आबू पर धारावर्ष परमार का जो है शासन था। तो पहला कारण बताया कि जो पृथ्वीराज रासो रचना है इसके हिसाब से उस समय पर क्या था, आबू नाम की एक जगह है, वहां पर जेत और सलग नाम के राजाओं का राज था। लेकिन जब हम उस समय के जो लिखे गए शिलालेख हैं और उस समय के जो पुराने रिकॉर्ड हैं अगर हम उन सबको देखें तो उनमें ऐसे किसी भी राजा का जो है हमें नामो निशान नहीं मिलता। असल इतिहास को अगर देखें तो वो ये है कि इस समय पर आबू पर जो है जेत और सलग का नहीं बल्कि धारावर्ष परमार का जो है राज चलता था। तो ये एक कारण हो गया जिसकी वजह से पृथ्वीराज रासो को विद्वानों ने अप्रामाणिक माना। दूसरा कारण था रासो के अनुसार, रासो मतलब पृथ्वीराज रासो, तो रासो के अनुसार गुजरात के राजा भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा था और शिलालेखों के अनुसार वह पृथ्वीराज के जो है बाद जीवित था। तो ये एक कारण रहा कि पृथ्वीराज रासो तो कह रही है गुजरात के राजा को भीमसेन ने माना, लेकिन जब हम शिलालेखों पर लिखी बातें पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि जो भीमसेन थे इनका जन्म ही पृथ्वीराज के बाद हुआ था। तो ये दूसरा कारण हो गया जो जिसकी वजह से इसे अप्रामाणिक मानते हैं। तीसरा है, इसी प्रकार रासो में लिखा है कि मोहम्मद गोरी को जो है पृथ्वीराज चौहान ने शब्द बेदी बाण से मारा था। और इतिहास तथ्य यह है कि मोहम्मद गोरी 1203 ईस्वी में जो है गक्करों के हाथ मारा गया। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। एक जगह तो कह रहे हैं कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा, और दूसरी जगह जो अगर हम इतिहास को देखें तो उसमें आता है कि मोहम्मद गोरी को गक्करों के हाथे मारा गया था 1203 में। तो ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं खाती, तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से इसे अप्रामाणिक माना गया। चौथा कारण है, रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह जो है चित्तौड़ के राजा राम सिंह से हुआ था, और ये असंभव है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो राजा समर सिंह हुए थे उनका जो समय है वो
13वीं शताब्दी ईसा का उत्तरार्ध है, जबकि पृथ्वीराज की मृत्यु हम देखें तो वो हमें 12वीं शती में हो गई मिलती है। तो इस वजह से भी विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार महामहोपाध्याय गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, अब ये एक विद्वान है, अब इन्होंने क्या कहा उसको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि इस तरह हमने जांच कर देखा कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। इसमें चौहानों, प्रतिहारों और सोलंकियों की उत्पत्ति संबंधी कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता, भाई बहन, पुत्र और रानियों आदि के विषय की कथाएं तथा बहुत सी घटनाओं के संवत और प्रायः सभी घटनाएं तथा सामंतों आदि के नाम अशुद्ध और कल्पित हैं। कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर इस बृहद काव्य की जो है रचना की गई है। भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दिखता। तो यहाँ पे क्या बताया, इतिहास में एक इतिहासकार रहे जिनका नाम था गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो कि राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि हमने ये जो पृथ्वीराज रासो है इसको बहुत अच्छे से चेक किया और ये बिल्कुल भी इतिहास के हिसाब से जो है सच नहीं है। इसमें चौहान, प्रतिहार और सोलंकी इन सभी वंशों को कैसे शुरू हुए, ये सभी जो वंश है कैसे शुरू हुए, पृथ्वीराज की माँ, बहन, बेटे और जो रानियां हैं इन सब की कहानी दी गई है पृथ्वीराज रासो में। और जो भी घटनाएं और राजाओं के नाम इस रचना में लिखे हुए हैं वो गलत हैं और मनगढ़ंत है। सब बातें जो है वो सुनी सुनाई है, इसी आधार पर इस रचना को लिखा गया। और यहाँ तक कि इसकी भाषा को भी देख के नहीं लगता कि ये बहुत पुरानी रचना है, ऐसा मानना था गौरी शंकर हीराचंद ओझा का। आगे देखो, आचार्य शुक्ल का विचार। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में वो देखते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ जो है ठहराया है। तो ये जो रामचंद्र शुक्ल है ये पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ ठहराते हैं। रासो में चंगेज, तैमूर आदि पीछे के नाम आने से ये संदेह जो है और भी पुष्ट हो जाता है। शुक्ल जी ने इसे परवर्ती राजा और भट्ट भदंत जो है कहा है। अब क्या हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बहुत से जो जानकार हुए उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज रासो को नकली माना, क्योंकि इसमें जो भी बातें लिखी हैं वो इतिहास से बिल्कुल मेल नहीं खाती। इसीलिए लोगों को शक है कि ये जो रचना है ये किसी पुराने कवि में नहीं लिखी बल्कि 16वीं सदी में बैठकर किसी ने झूठ मूठ में इसको लिख दिया है। इसमें विशिष्ट जैसे जो पुराने नाम लिए गए हैं वो इस शक को क्या करते हैं और भी पक्का कर देते हैं। और शुक्ल जी ने यह भी साफ साफ कह दिया कि ये जो पृथ्वीराज रासो है ये बिल्कुल ही जाली ग्रंथ है और एक भट्ट महाकाव्य है। रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में अभी तक जो है हम अप्रमाणिक वाले देख रहे थे, अब जो प्रमाणिक है उनको देखते हैं। तो जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं वो कौन कौन से विद्वान हैं। पहले तो है बाबू श्याम सुंदर दास और रासो के संपादक मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ये दोनों जो है वो बहुत मुख्य हैं जिन्होंने इसे प्रमाणिक माना। बाबू श्याम सुंदर दास इसे काव्य ग्रंथ मानकर इसे जो है ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर कसे जाने को उचित नहीं मानते। तो ये जो बाबू श्याम सुंदर दास है इनका कहना ये था कि जो पृथ्वीराज रासो है ये एक कविता की रचना है, इसमें इसलिए जो है इसे इतिहास की तरह पक्की कसौटी पर जो तोलना है या फिर जो आप ये परख रहे हो इतिहास की कसौटी पर, ये सही नहीं है। पांड्या जी ने तो इसकी तिथियों को इतिहास सम्मत करने के लिए एक संवत आनंद संवत की जो है कल्पना कर डाली। पांड्या जी के अनुसार रासो के उल्लिखित संवतों में विक्रम संवत से सर्वत्र 90-91 वर्षों का जो है अंतर पड़ता है। अब ये जो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हुए जिन्होंने पृथ्वीराज रासो का संपादक किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पृथ्वीराज रासो में लिखी जो तारीखें हैं उसको सही साबित करने के लिए क्या किया, इन्होंने आनंद संवत नाम का एक नया कैलेंडर ही बना दिया था। पांड्या जी का कहना यह था कि रासो में जो तारीखें लिखी गई है उसमें और जो विक्रम संवत में हमेशा ही 90 से 91 साल का जो है एक फर्क आता है। इसका कारण यह है कि रासो की उल्लिखित तिथियां विक्रम संवत की नहीं आनंद संवत के अनुसार है। और अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने क्या किया, रासो के इस दोहे को प्रस्तुत किया। तो पांड्या जी का कहना यह भी था कि पृथ्वीराज रासो में जो तारीखें दी गई है वो विक्रम संवत के हिसाब से नहीं है बल्कि आनंद संवत के हिसाब से लिखी गई है। और अपनी बात को साबित करने के लिए क्या किया, इन्होंने एक दोहा दिया है जो कि पृथ्वीराज रासो रचना से लिया गया है। अब इस दोहे को देखते हैं।
इसमें है एकादश से पंचदह विक्रम साक अनंत तिहि रिपुजय पुहरन को भय पृथ्वीराज नरिंद। इसमें क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ देखो, एकादश से पंचदह विक्रम साक अनंत, यानी कि 11वीं शताब्दी में, ये 5वें आनंद संवत की बात है। कौन सी? 11वीं शताब्दी और 5वें आनंद की बात है। तिथि रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरिंद, इसका मतलब ये हुआ, और ये वो तारीख है जब पृथ्वीराज का राज्याभिषेक या फिर उनकी जो है महत्वपूर्ण घटना घटी। तो ये एक दोहा जो है इन्होंने दिया। आगे है, इनके मतानुसार विक्रम साक आनंद का अर्थ है 90 और अ का अर्थ है 0 और नंद का अर्थ है 9, अर्थात 91 विक्रम संवत में से 900 वर्ष घटा देने से क्या होता है, आनंद संवत बनते हैं। तो ये इन्होंने बनाया था पांडे जी ने। पांडे जी के इस विचार पर जो है विद्वानों ने संदेह प्रकट किया और आनंद संवत की धारणा को जो है इन्होंने मान्य नहीं किया। तो पांडे जी ने जो भी अपने विचार दिए, इनको बाकी विद्वानों ने क्या किया, इन सभी का खंडन कर दिया था। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं पृथ्वीराज रासो के रचनाकार और इसके रचना काल पर। यह तय हो गया कि पृथ्वीराज रासो इतिहास ग्रंथ नहीं है बल्कि एक काव्य ग्रंथ है, परंतु प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद इस प्रश्न से भी जुड़ा है कि कवि चंद बरदाई पृथ्वीराज के समकालीन थे या उन्होंने बाद में जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की। तो जो हमने पहले देखा उससे हमें ये पता चल गया कि जो पृथ्वीराज रासो है ये इतिहास की कोई रचना नहीं है, बल्कि ये केवल एक जो है काव्य रूप माना जाता है, ये एक काव्य ग्रंथ है, ये हमें पता चला। पर अब जब हम इसके दूसरे विषय को देखते हैं जो कि है इसके लेखक से संबंधित, तो वो ये आ जाता है कि क्या ये जो चंद बरदाई है ये सच में पृथ्वीराज चौहान के समय में थे या फिर इन्होंने ये जो रचना है ये बाद में लिखी। तो ये दूसरा विवाद इस रचना पर रहा। इस काव्य का रचना काल और भी जो है विवादास्पद है। अब प्रामाणिकता जो है इसकी वो तो विवादास्पद थी ही, लेकिन उससे ज्यादा विवाद वाला विषय है इस काव्य का रचना काल। ओझा जी ने क्या किया, इसका रचना काल 16वीं शताब्दी अनुमानित किया। ये विद्वान है ओझा, इन्होंने क्या माना इसका रचना काल 16वीं शताब्दी, और शुक्ल जी जो है इसे पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य नहीं मानते। अब यहीं पर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है कि रासों का वर्तमान रूप अधिक से अधिक 17वीं शताब्दी के मध्य से ही जो है प्राप्त हुआ होगा। पृथ्वीराज रासो के एक महत्वपूर्ण संपादक भी हुए जिनका नाम था डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। इनके अनुसार जो है सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासो की रचना संवत 1400 के लगभग हुई मानी जा सकती है, इससे पूर्व नहीं। तो इसमें हमने देखा कि किसने इसके समय को क्या माना। विद्वान रासो को तो अप्रामाणिक मान ही चले थे, इस बात में ही संदेह करने लगे थे कि चंद नामक कोई रासोकार कवि हुआ भी था या फिर नहीं। इसी बीच क्या हुआ, प्रसिद्ध अपभ्रंश विद्वान मुनिजन विजय जी ने संग्रह के अंश जयद्रथ प्रबंध में ही से 4 ऐसे छपेयों का अनुसंधान किया जो चंद के नाम से थे। अब क्या हुआ कि जो विद्वानों ने तो जो है इस रचना को पहले ही गलत मान लिया था, लेकिन अब इस बात पर भी शक होने लगा कि जो चंद बरदाई है क्या सच में चंद बरदाई नाम का कभी भी कोई कवि था या नहीं। इसी बीच क्या हुआ, जो लोग पुरानी भाषा के बहुत बड़े जानकार थे जैसे कि मुनिजन विजय, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दूसरी रचना जिसका नाम है जयचंद प्रबंध, इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर से 4 ऐसी कविताएं इन्होंने ढूंढ के बता दी जो कि चंद नाम के कवि द्वारा लिखी गई थी। 3 छप्पे पृथ्वीराज रासो में थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मिल जाते हैं। अब इस रचना में जो हमें 3 छप्पे देखने को मिले उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़े बहुत पृथ्वीराज रासो में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हमें देखने को मिले। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन जो है वो 14वीं शताब्दी में हुआ था, और ये जो पुरातन प्रबंध संग्रह है इसमें हमें ये देखने को मिली जिसकी रचना, जिसको इकट्ठा करने का काम कब हुआ, 14वीं शताब्दी में। अतएव इसमें संकलित छप्पे इसके पूर्व के जो हैं होने चाहिए। इसी आधार पर मुनिजनी का विचार है कि इससे प्रमाणित होता है कि चंद कवि निश्चितता एक ऐतिहासिक पुरुष था और वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का जो है समकालीन और उसका सम्मानित एवं राजकवि था। तो इन्होंने क्या बताया, इनका मानना यह था कि चंद कवि निश्चित ही एक ऐतिहासिक पुरुष रहा था और दिल्लीश्वर यानी कि
ये जो चंद नाम का कवि है ये सच में था, और वो दिल्ली के जो हिंदू सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान, इनके समय में भी था, और उनका बहुत सम्मान पाने वाला एक राजकवि चंद बरदाई था, ऐसा इनका मानना था। उसी ने पृथ्वीराज के कीर्ति कलाप का वर्णन करने के लिए देश प्राकृत भाषा में क्या किया, एक काव्य की रचना की थी जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ पे बताया गया कि उस कवि ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान के जो अच्छे काम थे और इनकी जो बहादुरी की कहानियां थी उसे बताने के लिए उस समय की बोलचाल की भाषा में एक रचना लिखी, जो कि बाद में पृथ्वीराज रासो के नाम से जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। आगे देखो, इन 4 छप्पयों से मिल जाने से ये निश्चित हो गया। अब जो हमें 4 छप्पे मिले थे रचना में, उनसे कौन कौन सी बातें सिद्ध हुई वो बताया गया। पहली बात तो ये थी कि 14वीं शती में जो है, 14वीं शती के पूर्व चंद नामक कोई कवि था। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान पर जो है काव्य रचा गया था, ये भी था। और वर्तमान रूप में जो हमें रासो प्राप्त है उसमें चंद की रची हुई अनेक पंक्तियां थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ मौजूद है। तो ये तीनों बातें जो है प्रमाणिक हो गई। लेकिन इनके बाद अब एक और नया प्रश्न सामने खड़ा हो गया, वो ये था कि वर्तमान में हम जो रासो का रूप देखते हैं, जिस रूप में रासो हमें दिखाई देती है पृथ्वीराज रासो, उसमें कितना प्रक्षेप किया गया है, यानी कि उसको कितने परिवर्तन के बाद हमें जो है देखने को मिला है। तो ये एक नया प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया था। अब आते हैं जिसमें हम पृथ्वीराज रासो का जो मूल पाठ है इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है इसके हमें 4 पाठ मिलते हैं। उन 4 पाठों के नाम कौन कौन से हैं? बृहत, बृहत्तम, लघु और लघुतम। तो इन 4 तरह के पाठों में जो है हमें पृथ्वीराज रासो मिलती है, और लघुतम लघु में, लघु बृहत में और बृहत बृहत्तम में प्रायः अंतर्भूत है। यानी कि जो चारों पाठ हैं ये चारों के चारों आपस में एक दूसरे में मिले जुले हैं। रासो का मूल रूप क्या था, इस विषय पर क्या हुआ, विद्वानों ने प्रायः माथापच्ची की, यानी कि पृथ्वीराज रासो के असल मूल पर जो है विद्वानों के बीच भी एक बहस थी। अब इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कहना था उसे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वर्तमान रूप में प्रायः प्राप्त अर्थात काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पाठ को भट्ट भदन कहा था। उनके अनुसार अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिजन अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ पर जो है चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उसके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि का वर्णन में जो है कुछ रचनाएं की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भदंत तैयार होता गया, उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की ये बड़ी इमारत जो है खड़ी हो गई हो। तो ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, इनका इतिहास था, हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें। अब यहाँ पे ये बताया गया कि रामचंद्र शुक्ल मानते थे कि जो रचना काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा छपी हुई थी उसे भट्ट मणित इन्होंने कहा। इनका मानना ये था, ऐसा हो सकता है कि पृथ्वीराज के बेटे या फिर उनके भाई के यहाँ चंद नाम का कोई कवि रहा होगा, जिसने पृथ्वीराज की जो बहादुरी थी उसके किस्से सुने थे, और इसी किस्सों के आधार पर उन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की। बाद में लोगों ने ऐसी ही बहुत सी कविताएं भी जो है इसमें जोड़ना शुरू कर दिया, और अंत में क्या हुआ, चंद को राजा पृथ्वीराज का दोस्त मानकर उसी के नाम पर रासो नाम की जो पूरी रचना है इसे रच दिया गया। तो ऐसा मानना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अर्थात चंद रहा भी हो तो पृथ्वीराज का परवर्ती है। उसकी पृथ्वीराज विषयक स्वल्प रचना में परवर्ती काल में बहुत कुछ जुड़ता गया और मूल स्वरूप स्वल्प था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चंद नाम का जो कवि था वो अगर सच में भी था तो वो राजा पृथ्वीराज के समय का नहीं बल्कि उसके बाद के समय का था, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था। और राजा पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी पर उसने जो कुछ भी लिखा उसमें क्या हुआ, समय के साथ साथ बहुत सारी बातें जुड़ती चली गई, जबकि शुरुआत में इसकी जो रचना थी वो बहुत छोटी रही होगी। रासो में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पूरा काव्य चंदबरदाई का लिखा हुआ नहीं है। जब गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया तब चंद भी वहां पहुंचे। जाते समय उन्होंने क्या किया, रासो की प्रति अपने पुत्र जलहन को सौंपी और कहा कि इसे पूरा करना। तो ये जो रचना है इस रचना में ही ये बात लिखी गई है कि इसे पूरा जो है चंदबरदाई ने नहीं किया था। असल में क्या हुआ था, इसी पुस्तक में घटना हम देखते हैं जिसमें ये बताया कि जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लेता है तो उनके साथ जो इनके
कवि थे चंद बरदाई, वो भी वहाँ जाते हैं और चंद बरदाई जाने से पहले अपनी ये जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इसे अपने पुत्र को दे देते हैं। और पुत्र को देते हुए वो क्या कहते हैं, पुस्तक जलहन हत दी चली गजन नृप काज। यानी कि जाने से पहले उन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक अपने बेटे जलहन को दे दी और कहा कि बेटा अब इसको जो है वो तुम पूरा करना। तो यही इस लाइन का मतलब है कि चंद ने अपनी रचना अपने बेटे जलहन के हाथ में थमा दी और राजा के काम के लिए वो जो है गजनी के पास चल पड़े। कविराज मानसिंह का विचार है कि रासोकार ने ही एक ऐसा संकेत दिया है जिससे हम रासों के मूल रूप का निश्चय कर सकते हैं। रासों में एक दोहा जो है इस प्रकार है। तो ये जो कविराज मानसिंह हुए, इनका मानना ये था कि पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि ने क्या किया, इन्होंने खुद हमें एक इशारा दिया था जिससे हम जो है ये पक्का कर सकते हैं कि जो रचना है पृथ्वीराज रासो, इसका जो असली रूप है वो क्या था। इस किताब में एक दोहा है जो हमें इस तरह से दिखाई देता है। अब वो कौन सा दोहा है इस रचना में, उसे देखते हैं। ये दोहा है, छंद प्रबंध कबित यति साटक गहा दुहत लघु गुरु मंडित खंड यह पिंगल अमर भतरथ। तो ये दोहा इसमें दिया गया है। इसका अर्थ है, इस दोहे में हमें ये बताया है कि कविता को जो है अलग अलग छंदों जैसे कि कवित, साटक और गाहा में पिरोया गया है और पिंगल भाषा में मात्राओं के छोटे और बड़े नियमों का इस्तेमाल करके इसे एक अमर ग्रंथ जो है बनाया गया है। तो इस छंद का ये अर्थ था। यहाँ पे भी देखते हैं, अर्थात इसका बताया गया है कि कवित, साटक, गाहा, दोहा नामक छंद जो है प्रबंध में है। यह प्रबंध खंड लघु गुरु से मंडित, लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, तो लघु गुरु से मंडित और पिंगलाचार्य संस्कृत काव्य एवं भरत के अनुसार छंदों का प्रयोग है। यानी कि इसमें कवित, साटक, गाहा और दोहा इन नाम के 4 छंदों का इस्तेमाल हुआ है और इन छंदों की मात्रा का तालमेल बिठाने के लिए जो नियम इस्तेमाल हुए थे इस रचना में, वो संस्कृत की पुरानी रचनाओं और भरत मुनि के नियमों के हिसाब से जो है किए गए हैं। निष्कर्ष यह है कि मूल रासों में कवित, साटक, गाहा और दोहा इन्हीं छंदों का उपयोग जो है किया गया है। तो इन सब छंदों का इसमें प्रयोग हुआ और रासों के मूल रूप को निश्चित करने की पद्धति यह होनी चाहिए कि इन चारों छंदों में रचित पंक्तियों को रखकर बाकी छंदों को जो है प्रक्षिप्त मान लिया जाए। यानी कि अगर हमें ये पता करना है कि पृथ्वीराज रासों का असली रूप क्या है, तो हम क्या करें, हम इसे सिर्फ इसमें उन लाइनों को चुन लें जो कि इन 4 छंदों में लिखी गई है और बाकी सभी लाइनों को ये मान लें कि इन्हें जो है बाद में जोड़ा गया है। दिक्कत यह है कि इस बात को कैसे मान लिया जाए कि परवर्ती काव्य के प्रक्षेप इन चारों छंदों में न किए गए होंगे। क्या प्रक्षेप करने वालों ने इन छंदों को छोड़कर प्रक्षेप किया होगा? संभवतः इसीलिए कविराज मोहन सिंह के इस विचार को जो है मान्यता नहीं मिली। अब ये दिक्कत आ गई, ये जो ऊपर विचार दिया गया था कि इन चारों को छोड़कर जितने भी छंद है उसे बाद में जोड़ा गया, मान ले, लेकिन इसमें ये दिक्कत थी कि अगर इस बात को मान लिया जाए कि परवर्ती काव्य यानी कि जो बाद में चीज़ें जोड़ी गई उन्हें उसमें क्या किया, इन 4 छंदों को अलग से रख के बाकी जो बचा उसमें जोड़ा होगा, तो क्या ऐसा सच में हो सकता है कि उन लोगों ने क्या किया हो, केवल 4 छंदों को छोड़ के बाकी सब जगह छेड़छाड़ की हो? शायद इसी वजह से क्या हुआ, एक विद्वान रहे मोहन सिंह, इनके इस सुझाव को जो है मानने से इनकार कर दिया गया। तो यहाँ पर हमने इसके मूल पाठ के बारे में जाना। आगे देखते हैं साहित्यिक परंपरा के बारे में। पृथ्वीराज रासो की जो साहित्यिक परंपरा थी उसको जानेंगे अब हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के मूल रूप का संधान आदिकाल की साहित्यिक परंपराओं और काव्य एवं कथानक रूढ़ियों के आधार पर कसने का जो है रास्ता सुझाया। उनका अनुमान है कि रासों के वर्तमान रूप को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मूल रासों में भी शुक शुकी के संवाद की जो है योजना रही होगी। मेरा अनुमान है कि इस मामूली से इंगित को पकड़कर हम मूल रूपों के कुछ रूप का जो है अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बताया इस रचना के बारे में, उसे देखते हैं। तो इनका मानना था कि हमें जो है पृथ्वीराज रासो का असली रूप जानना है, तो हमें उस समय की जो साहित्य था और उस समय की जो कहानियाँ थी उनके सुनने के पुराने तरीकों को देखना होगा। और ये कहना है, उनका ये भी कहना है कि आज की रचनाओं को देखकर ये साफ पता चलता है कि असली जो रचना रही होगी उसमें एक शुक यानी कि तोता और शुकी यानी कि मैना, ये दोनों क्या कर रहे होंगे, आपस में बातचीत कर रहे होंगे। और इस छोटे से इशारे से हमें ये पता चलता है कि जो रचना है वो असली रचना
इसकी कैसी रही होगी। वर्तमान रूप में प्रायः रासों में अनेक स्थलों पर शुक शुकी संवाद से कथा का उपक्रम है। मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में कथा का प्रारंभ प्रायः दो पात्रों के संवाद के माध्यम से जो है किया जाता है। रासों में अनेक स्थलों पर शुक शुकी संवाद की योजना है। तो आज जो रचना हमारे पास है, इसमें हमें कई जगह पर ये जो कहानी है ये तोता मैना की बातचीत से शुरू होती दिखाई देती है। और पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनाने का ये जो है एक प्रचलित तरीका था कि जो दो लोग हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक पूरी कहानी को बताते हैं। और पृथ्वीराज रासों में भी हमें ये तरीका जो है हर जगह पर दिखाई देता है। अब इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ उसे देखते हैं। ये है, सुखी कहे सुख संभरो कहो कथापति प्राण। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैना है, मैना तोते से पूछ रही है कि तोते तुम जो हो हमें वो पुरानी कहानी सुनाओ। पृथु भोरा भीमंग पहु किए हुआ और वितान। जहाँ पर जो है पृथु यानी कि पृथ्वीराज और राजा भीम के बीच लड़ाई हुई थी। जपी सुखी सुख प्रेम करी आई अंत जो बत। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैना जो है वो फिर से कहती है कि तोते वो प्रेम की बात जो है विस्तार से बताओ जो अंत में हुई थी। इंचिनी पिथे व्याह विधि सुखे सुनंते गत। जिसमें कि पृथ्वीराज की शादी का जो है एक पूरा हाल था, उसे सुनकर मन को जो है सुख मिलता है। पृच्छ कथा सुख कहो समह गंधवी सुप्ते माही। यहाँ पे मैना कह रही है कि तोते तुम जो है वो कहानी समझाकर कहो जिसे सुनकर मन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। स्ववन मम्मी संयोजी राज समधरी सुने मही। और संयोगिता के साथ जो है राजा का मिलन कैसे हुआ वो भी हमें विस्तार से बताओ। अब इन सारी पंक्तियों का एक बार साथ में सार देखते हैं। इन पंक्तियों में जो मैना है वो तोते से ये पूछ रही है कि तुम हमें वो कहानी जो है उसको उस पुरानी कहानी को पूरा सुनाओ जहाँ पर पृथ्वीराज और जो राजा भीम थे इनके बीच लड़ाई हुई थी। फिर आगे मैना ये भी कह रही है कि वो प्रेम की बात मुझे विस्तार से बताओ जो अंत में हुई थी, जिसमें कि पृथ्वीराज की शादी का जो है पूरा वर्णन था और जिसे सुनकर मन को बहुत सुख मिलता है। इसके बाद मैना ने यह भी कहा कि तुम वो कहानी समझाकर कहो जिसे सुनकर मन को बहुत आनंद आता है, प्रसन्नता मिलती है। और जो संयोगिता के साथ राजा का मिलन था वो कैसे हुआ वो भी मुझे जो है विस्तार से बताओ। तो ये शुक-शुकी संवाद के रूप में हमें इस रचना में मिलता है। मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में रचनाकार या वाचक बीच बीच में स्वयं भी पात्र के रूप में सामने आते हैं। मानस में शंकर पार्वती, काकभुशुंडी आदि पात्र के रूप में भी आते हैं। रासों में शुक शुकी कथा कहने सुनने की भूमिका निभाने के साथ साथ पात्र रूप में भी प्रस्तुत होते हैं। संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कथा में पहले तो शुक नरभेशधरी साकार पृथ्वीराज के पास चला जाता है। उधर दूजी भी यानी कि दूजी मतलब शुकी, उधर दूजी भी उड़कर जो है संयोगिता के पास जाती है। तो जिस समय ये रचना लिखी गई उस समय की कहानियों को लिखने का जो है लिखने वाला खुद भी क्या करता था, इस कहानी का हिस्सा बनता था। तो पृथ्वीराज रासों में तोता और मैना जो है वो सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे बल्कि वो खुद भी जो है कहानी के पात्र बने हैं। अब वो पात्र किस प्रसंग में बने हैं वो बताया गया। तो जब पृथ्वीराज और संयोगिता की जो प्रेम कहानी है वो शुरू होती है तब तोता क्या करता है, इंसान का रूप धारण करके वो पृथ्वीराज के पास जाता है और मैना भी जो है वो उड़कर संयोगिता के पास पहुंचती है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्षित किया कि शुक शुकी संवाद के रूप में रासों का जो रूप प्रस्तुत होता है वह काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी उत्तम है। पृथ्वीराज के 3 विवाहों इंचिनी, शशिव्रता और संयोगिता की कथा की योजना शुक शुकी संवाद के माध्यम से जो है की गई है। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कह रहे हैं कि तोता मैना की जो बातचीत है, इस बातचीत के जरिए जो कहानी कही गई है वो सुनने में क्या है, बहुत सुंदर लगती है। राजा पृथ्वीराज जो है इनकी इस कहानी में 3 शादियां दिखाई गई है और इसे तोता और मैना के संवाद के जरिए जो है ये बात हमें पता चलती है। पृथ्वीराज रासों के अद्यतन संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त रासों के मूल रूप पर जो है विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मूल रासों में उक्ति श्रृंखला और छंद श्रृंखला की जो है पद्धति थी। उनका कहना है कि रासों के लघुतम 5 में उक्ति और छंदों की यह श्रृंखला जो है वो बहुत कुछ सुरक्षित है। तो ये जो रचना है
इस रचना को नए तरीके से छापने का काम किया था माता प्रसाद गुप्त ने। और इनका मानना ये था कि जो असल रासो ग्रंथ है उसमें कवि ने क्या किया, अपनी बात कहने के लिए एक खास तरह के छंदों का एक क्रम बनाया था। और उनका ये भी कहना था कि रचना के जो भी सबसे छोटे वर्जन, यानी कि जो भी हमें छोटे पाठ दिखाई देते हैं, उसमें वो क्रम आज भी जो है हमें सुरक्षित दिखाई देता है, जो कि इसके कवि ने अपनाया था। आगे देखो, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के सभी पाठों का जो है तुलनात्मक विवेचन करके उसका पाठ शोधन किया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने पाया कि रासों के मूल रूप में उक्ति श्रृंखला एवं छंद श्रृंखला का जो है निर्वाह था। उक्ति श्रृंखला का तात्पर्य यह है, यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो यह दिखाई पड़ेगा कि धा यानी कि धार रोज प्रति में अनेक स्थलों पर एक रूपक में प्रायः उसके अंत में जो उक्ति आई है उसकी कुछ ना कुछ शब्दावली बाद वाले रूपक में प्रायः उसके प्रारंभ में भी है और इस प्रकार एक उक्ति श्रृंखला बनी हुई है। यहाँ पे बताया कि जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं, इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज रासों के अलग अलग जो वर्जन थे उन्होंने इसे साथ में रखकर पढ़ा और उन सभी की जो गलतियाँ थी उन्हें ठीक करने का काम किया। इन्होंने देखा कि जो असली रासों में बातें हैं और जिन छंदों का एक खास क्रम था जिसे कि श्रृंखला इन्होंने कहा, इनका मानना ये था कि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक कहानी या फिर रूपक के आखिरी हिस्से में जो भी शब्द आए हैं वही शब्द अगले रूपक के शुरू में भी हमें मिलते हैं और इस तरह बातों की एक लंबी जो चैन है वो इस रचना में बनी हुई है। जैसे एक छंद जो है इस प्रकार का है। अब यहाँ पे एक छंद का उदाहरण दिया है, वो कौन सा है, इसमें कह रहे हैं जो थिर रहे सु कहूँ किन्हू पूछ तुम्हू सोई। तो ये छंद की लाइन है, इसमें कह रहे हैं कि जो स्थिर यानी कि जो स्थिर रहे, जो स्थिर रहे वो कह रहा है कि क्यों तुम रहे तुम सोई वही। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया। अब यहाँ पे एक और छंद दिया गया है, वो भी देखो। दूसरे छंद का उदाहरण दिया जिसमें क्या किया है, थिर शब्द मौजूद है। एक थिर शब्द यहाँ है और दूसरे शब्द में भी यहाँ है। अब यहाँ पे कह रहे हैं थिन बाले बल्लभ मिलनपू जऊ जोवन दिन हुए। तो ये अगले छंद का उदाहरण है। पूर्वापर छंदों में जो है उक्तियों के समान प्रयोग को डॉक्टर गुप्त ने उक्ति श्रृंखला कहा है। आगे देखो, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यदि हम ध यानी कि पाठ के छंदों को लेकर पुनः ध्यान से देखें और विभिन्न पाठों का जो है मिलान करें तो ज्ञात होगा कि अनेक छंद या रूपक जो हैं वो एक अभिभक्त थे, किंतु बाद में उनको विभक्त कर बीच बीच में नए छंद रख दिए गए, जिससे पूर्ववर्ती छंद श्रृंखला रचना में जो है अनेक स्थलों पर त्रुटि हो गई। अभी जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं, इनको जो है उक्ति श्रृंखला या बातों की चैन जैसा ये पाठ लगा। इन्होंने बताया कि अगर हम जो इनकी पुरानी कॉपी है, पुराने जो पाठ है उनको और बाकी सभी पाठों को मिलाकर देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि पहले कुछ छंद या फिर कहानी के जो हिस्से हैं वो आपस में जुड़कर क्या करते थे, एक ही बन जाते थे। लेकिन बाद में किसी ने भी उन हिस्सों को क्या किया, उन हिस्सों को तोड़ दिया और बीच में उन्होंने अपनी तरह से कुछ नए छंद डाल दिए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो कहानी है उस कहानी में हमें वो पुरानी श्रृंखला या चैन जो है दिखाई नहीं देती। आगे देखो, डॉक्टर गुप्त ने पृथ्वीराज राउस का जो संपादन किया है उसमें उक्ति और छंद श्रृंखला का ध्यान रखा है। उनके द्वारा संपादित पाठ लघुतम रूप के निकट है। उसमें कुल मिलाकर 12 खंड या शीर्षक हैं। मंगलाचरण, जयचंद का रासुई यज्ञ और संयोगिता का प्रेमानुष्ठान, कैमासवध, पृथ्वीराज का कन्नौज गमन, पृथ्वीराज का कन्नौज में प्रकट होना, संयोगिता परिणय, पृथ्वीराज जयचंद युद्ध और पृथ्वीराज जयचंद युद्ध 2, पृथ्वीराज संयोगिता का केली विलास और षड्ऋतु पृथ्वीराज का उद्बोधन, शहाबुद्दीन पृथ्वीराज युद्ध और शहाबुद्दीन अंत। तो माता प्रसाद गुप्त ने जो संपादन किया था पृथ्वीराज रासों का पृथ्वीराज राउस से, उसमें इन्होंने इन सभी खंडों को जो है शामिल किया। अब पृथ्वीराज रासों को पूर्णतः जाली या भट्ट बदन जो है वो नहीं समझा जाता। जहाँ तक उसके मूल रूप का प्रश्न है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका निर्णय साहित्यिक परंपरा और काव्योत्कर्ष की दृष्टि से जो है करना चाहते हैं और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जो है वो पाठ लोचन की दृष्टि से।
तो यहाँ पे ये था कि अगर हम अब देखें तो अब पृथ्वीराज रासो को पूरी तरह से नकली या सिर्फ कवियों की मनगढ़ंत कहानी जो है नहीं माना जाता। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि ये जो रचना है इसकी असली रचना कैसी रही होगी, तो इसे समझने के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, साहित्य की पुरानी परंपराओं को इन्होंने देखा। जबकि माता प्रसाद गुप्त ने क्या किया, इस रचना के पुराने पन्नों और लिखे हुए शब्दों की बारीकी से इसको जांच परख कर जो है पाठ लोचन फैसला इन्होंने उसका किया। तो इस तरीके से हमारा ये जो आज का टॉपिक था वो यहीं कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और इस पर किस किस विषयों को लेकर विवाद था इनके बारे में जाना। साथ ही हमने पृथ्वीराज रासो की जो इस यूनिट की जो प्रस्तावना थी उसे हमने देखा। तो हमारा ये टॉपिक जो है आज की वीडियो में कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम पृथ्वीराज रासो की भाषा को जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।